तो ये देख लो, ये अपना छोटा भाई है और इसका क्या है अभी क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है कुछ ही देर में, तो ये प्रिंट आउट निकालने में लगा हुआ है कि भाई वन शॉट कुछ मिल जाए। तो सबका हालत ऐसा ही रहता है भाई। यार वीडियो की स्टार्टिंग देखे तुम्हें पता चल गया ना कि भाई क्या चला, तो मेरा हालत भी ऐसा ही चल रहा था। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऐसा सब कुछ चिल है भाई। जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ ऐसे ऐसे आंसर शीट में जाके लिखो, तुम्हारा जितना भी मार्क मिलने को था उससे ज़्यादा कई ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम बहुत बढ़िया से पास करने वाले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सारा आंसर बस लिख के आना, जैसे जैसे मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम का प्रेजेंटेशन ऐसे करना तो बढ़िया जाएगा। सुबह का 5 बजे ले मैंने बोला भाई ऑक्टेजा में ये वीडियो जाना चाहिए, एडिट करो बैठ के कुछ भी करो, भले ही 9 बज जाए लेकिन ये वीडियो एग्ज़ाम के पहले जाना चाहिए बस। तो चलो फट करके डिस्कस करते हैं। पूरा दिमाग में घुसा देना है यार, जैसे जैसे बता रहा हूँ। ऐसा उल्टा सीधा नोट मत लिखो कि भाई मार्क दे दो पढ़ाई नहीं किया, ऐसा नहीं। प्रेजेंटेशन सीख के जाओ, कुछ नहीं आ रहा है तो इसको फॉलो करो, अच्छा खासा मार्क आ जाएगा और बढ़िया से बढ़िया मार्क आएगा तुम्हारा भाई। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन फटफट करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये जैसे कि मान लो तुम्हारा एग्जाम का पेपर है, ठीक है, ये ऐसा पेपर रहेगा, ठीक है। एग्जाम का पेपर मतलब जो तुम्हारा आंसर शीट, ठीक है ना, लास्ट में प्रिपरेशन देखना, आंसर शीट ऐसा रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें पहला पेज पूरा ऐसा रहता है, ऐसा में कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे नाम वाम लिखने का। तो नेम, अगर तुम्हारा नेम बहुत बड़ा है तो तुम पहले से ही देख के रखो कि भाई प्रॉपर तरीके से नेम लिख पा रहे हो क्या पूरा, नहीं तो जो जो शॉर्ट में लिख सकते हो वो लिखो। बहुत सारे लोगों का नाम बहुत बड़ा होता है तो आंसर शीट में जगह नहीं होता है। तो पहले तो ये देख लेना कि यार तुम्हारा नाम उसमें आ जाएगा ना, काट फीट नहीं करना है। पहला पेज में काट फीट बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को अगर देखो काट फीट करने से ना, सामने वाले को मेरे को अगर दोगे कि भाई पेपर चेक कर लो और तुम्हारे पेपर में पूरा काटा पीटा भसड़ मचा हुआ है ना, तो मैं बोलूँगा भाई दिक्कत है इसका। लेकिन अगर तुम मेरे को रिलैक्स कर रहे हो ना, एज ए एग्जामिनर अगर मैं रिलैक्स हूँ तुम्हारा पेपर देख के, नहीं भाई इस बच्चे ने पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा, ऐसा नहीं। हैंड राइटिंग सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, क्लीन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तुमने ए लिखा और सामने वाले को पता नहीं चल रहा है कि भाई ए लिखा है या डी लिखा है, समझ रहे हो, दोनों दिख रहे हो कैसा सीन है। तो क्लीन होना चाहिए, एटलीस्ट ए लिख रहे हो तो पता चल रहा है अच्छा ये है भाई, ऐसा किसी ने ऐसा लिख दिया और किसी का तो ऐसा लिख दिया, पता चल रहा है ई लिखा है, एल लिखा है, ए लिखा है, सब सेम। तो ऐसा नहीं करना है ना। ई ए डी ए सब सेम कर दे रहा है, ई को भी ऐसा कर दे रहा है, वो कर दे, मतलब कुछ भी लिख रहा है, ओ भी ऐसा हो जा रहा है, ऐसा कुछ भी, है ना। तो ये सारा फॉर्मेट तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपन प्रेजेंटेशन पे अभी बात कर रहे हैं। तो नाम आना चाहिए, रोल नंबर आना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सुनो। एग्जाम पहला क्लास में आके वो इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई ऐसा ऐसा लिखना है, इंस्ट्रक्शन पेपर में पढ़ो, ये सारा चीज़ है। तो पहला नंबर वन में क्या देखना है यार, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा कि मान लो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा कि 15 पेज है, तो 15 पेज है कि नहीं पूरा काउंट करके देखो, ठीक है। सेकंड क्या करना है, पूरा पेपर तुम्हारा जो लैंग्वेज में तुम पेपर दे रहे हो, मान लो इंग्लिश में दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में दे रहे हो और हिंदी में पेपर लिख के आ गया, है ना। तो वो पूरा पेपर देखो, पूरा पेपर में तुम जिस लैंग्वेज में दे रहे हो उस लैंग्वेज पे है कि नहीं। तो क्वेश्चन पेपर देख लेना कि नंबर ऑफ पेज सेम है कि नहीं, नंबर ऑफ तुम्हारा जो पेज में, हर पेज में तुम जिस भाषा में एग्जाम दे रहे हो उस भाषा में लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद अभी आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। तुम्हें जैसे आंसर शीट मिलेगा, आंसर पेंसिल लेके जाना है भाई, ठीक है, पेंसिल, है ना, स्केल लेके जाओ, कटर लेके जाओ। अगर शार्पनर टूट गया तो किसी से, पेंसिल का नीब टूट गया तो किसी से शार्पनर नहीं मांगना है, तुम्हारा पास होना चाहिए, ठीक है। स्केल लेके जाओ। अब देखना, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, ये गोल्डन चीज़ है भाई, कोई तुम्हें बताएगा नहीं, है ना। बहुत लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं। देखो क्या करना है, ये तुम्हारा आंसर शीट है, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर शीट है। अब तुम्हें आंसर शीट मिलती क्या करना, ये सारे जुगाड़ है भाई, है ना। जब अपने को मालूम नहीं पड़ता ऐसे ही करके पास होते हैं अपन, सारा जुगाड़ है ना। ये इंजीनियरिंग जुगाड़ है, देख लो क्लास 10 12 सब लोग भयंकर तरीके से। देखो इसमें क्या करना है, इसमें लाइन खींचना है, ये आंसर शीट पेज हो गया, इसमें ऑलरेडी लाइन खींचा होगा, लेकिन उसका जो लाइन होता है ना, वो थोड़ा बहुत प्रिंटिंग उसका सही नहीं रहता, तो तुम खुद से एक लाइन खींचो। अब इसके पीछे रीजन, मान लो पहले से एक लाइन है तो तुम यहाँ पे थोड़ा बोल्ड करके थोड़ा लाइन खींच दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, थोड़ा स्पेस हो रहा है, देखना ये सब जुगाड़ है, हुआ, है ना। तो यहाँ पे इस साइड में ना 2 उंगली ऐसे, फिंगर से ऐसे करके 2 उंगली तुम यहाँ से छोड़ दो और यहाँ पे लिख दो राफ वर्क, ठीक है, यहाँ पे लिख दो राफ वर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना है, ऊपर में राफ वर्क लिख देना है और 2 उंगली छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या होगा ना, देखना
ऊपर से पहला पेज में ऊपर से नाम का कुछ चला गया, इधर से तुमने थोड़ा बहुत और स्पेस ले लिया, इधर से तुमने और स्पेस लिया। अब ये जो बक्सा है, ये बक्सा हो गया अभी छोटा। अब देखना क्या होगा, ये बक्सा अभी छोटा हो गया। पहले तुम आंसर, अगर तुम ये लाइन नहीं खींचते तो तुम्हें आंसर यहाँ से चालू करके क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद आंसर लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते। अब तुम्हारा आंसर सिर्फ यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो। और तो क्या हो रहा है, कम लाइन पे देखने को लगेगा कि तुमने ज़्यादा लिखा है। तो 2 मार्क का लाइन होगा तो एक्स्ट्रा 2 लाइन और दिखेगा, तो अच्छा ठीक है, एग्जामिनर सोचेगा यार इसने लेंथ भी सही है और इसने मेंटेन करके रखा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। और यहाँ पे रफ वर्क के नाम पे यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ दो, 2 उंगली से पता नहीं चलो तो कम से कम एक पैरा तुम 1-2 लाइन का तुमने आंसर यहाँ पे लिपट लिया। तो आंसर को लेंदी करके दिखाने का ये एक तरीका है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखना, ये पहला पॉइंट हो गया कि दोनों तरफ लाइन खींचना है, प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होना चाहिए एग्जाम में। ये सिर्फ ये भी सही है, और दूसरा पॉइंट ये प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर हो जाता है इससे। तुम जब भी देखोगे, अच्छा देखिए मास्टर जी कहेगा भाई जो चेक कर रहा है पेपर है ना, वो बोलेगा यार प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, बच्चे ने बहुत मेहनत किया है। क्योंकि वो इतना पढ़ने का उसका टाइम नहीं रहता है, लेकिन उसको अगर ऊपर ऊपर से दिख रहा है अच्छा प्रॉपर है तो ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या करना है देखना, दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा ये हो गया आंसर शीट, दोनों तरफ मैंने मार्जिन डाल दिया। यहाँ पे पहले सेक्शन है, मान लो सेक्शन है, तो सेक्शन ए मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो सेक्शन ए जैसे डाला, सेक्शन ए का मान लो 1 2 3 है ना, अप टू 20 मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है। तो आंसर 1 में देखो हर एमसीक्यू में क्या ऑप्शन रहता है, A B C D, ठीक है। एमसीक्यू में अगर कैपिटल लेटर में है तो इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर स्मॉल लेटर में है ना, तो स्मॉल लेटर सब लोग का ABC मतलब लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ तो मेरा क्लियरली दिख रहा है ABC, किसी किसी ने क्या किया ना, ऐसे मान लो D है और पता चला A को ऐसे लंबा कर दिया थोड़ा, तो A और D में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो दिक्कत कहाँ पे आता है, A D समझ में नहीं आता, किसी ने C बोल दिया, किसी ने बोल दिया भाई इसको घुमा दिया, पता नहीं चल रहा है। तो मान लो तुम्हारा ऑप्शन C है, तो तुम ऐसे C लिखो, और C में कौन सा आंसर है उसको भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख दो। मान लो C में आंसर लिखा हुआ है ट्री, तो यहाँ पे ट्री लिखो प्रॉपर तरीके से। ऐसा बक्सा नहीं बनाना है, ट्री लिख के, सॉरी ऐसा बक्सा मत बनाओ, है ना, ऐसा बक्सा मत बनाओ, प्रॉपर तरीके से ट्री लिखो। इसके बाद आंसर 2 में मान लो आंसर 2 का ऑप्शन हो गया ए, ठीक है ना। अगर कैपिटल लेटर में वहाँ पे एमसीक्यू में कैपिटल लेटर मेंशन है, कैपिटल लेटर लिखो, अगर स्मॉल लेटर मेंशन है तो स्मॉल लेटर लिखो। तो फॉर्मेट चेंज नहीं करना, जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा लिखना है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए का अगेंस्ट में जो भी आंसर है, ए का अगेंस्ट में मान लो एप्पल आंसर है तो एप्पल लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करके सारा लिखना है, ठीक है, सारा लिखना है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई सामने वाला आके नहीं बोल सकता कि भाई C मेरे को समझ में नहीं आया, D बोल के काट दिया, नहीं। सामने तुमने आंसर भी लिखा, तो फट फट करके ऐसे जितने भी एमसीक्यू होगा सारे में फुल मार्क मिलेगा। समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा एमसीक्यू का लॉजिक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको दिमाग में रखो। फिर से लाइन बना रहा हूँ, देखो बार बार लाइन में भी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें मेहनत करना है भाई, रात का 3 बज रहा है, दिमाग खराब है ना। एग्जाम में जाके उल्टा सीधा नहीं करना है, जैसे बता रहा हूँ ऐसे करना है, ठीक है। सेक्शन बी मान लो सेक्शन बी हो गया, तो सेक्शन कितना रहेगा, मान लो 4 सेक्शन है। सेक्शन ए में एमसीक्यू हो गया, इसके बाद बी हो गया, इसके बाद सी हो गया, इसके बाद डी हो गया, है ना। मान लो इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सेक्शन बी का मान लो 21 से लिखा हो, तो 21 प्रॉपर से लिखना है ना। मार्जिन के बाहर मत लिखो, 21 अंदर लिखो। यहाँ पे लिखो आंसर, यहाँ पे लिखो आंसर, इसके नीचे ऐसा करके डाल दो। थोड़ा थोड़ा स्पेस देके यहाँ से आंसर चालू करो, ठीक है, यहाँ से आंसर चालू करो। माई नेम इज, यहाँ इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो, है ना। प्रॉपर तरीके से सुंदर करके लिखो, मेरे जैसा ऐसे बस मैं जैसे स्लाइड में देता हूँ कुछ भी लिखे जा रहा है, ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीके से जितना सुंदर लिख सकते हो उतना सुंदर लिखो। और माई नेम इज़ दीपांशु, है ना। इसके बाद जो भी है तुम्हें XYZ जो भी लिखना है ना, XYZ कंटिन्यू तुम करो। तो अभी पॉइंट समझना जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। बोला अबाउट मी, यहाँ पे तुमने पहला पॉइंट लिख दिया, डॉट मार दो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखो, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखना है, और या फिर 4 पॉइंट लिखना 2 मार्क का आंसर में, ठीक है। तो इसके बाद आई एम फ्रॉम
सिलचर, काछर, आसाम, ऐसे जो भी। अब यहाँ पे पॉइंट देखना, 2 मार्क का आंसर है ना, तो 2 मार्क का आंसर में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास पेंसिल होना चाहिए। और 2 मार्क का आंसर में तुम्हें क्या लिखना है ना कि भाई अबाउट दीपांशु बोल, अबाउट मी बोला है, तो ये तो पूरा आंसर के साथ मैच हो रहा है, इंग्लिश में नहीं, ये आंसर के साथ मैच हो रहा है। तो दीपांशु में क्या मैंने अंडरलाइन किया, और दीपांशु कहाँ पे रहता है ना, दीपांशु रहता है सिलचर में, आसाम में। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो 2 लाइन पे मैंने अंडरलाइन किया, किसमें, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये अंडरलाइन से अभी जो एग्जामिनर होगा, जैसे कि मैं एग्जामिनर हूँ, तो मेरे को क्या पता है भाई, दीपांशु उसका नाम हो गया दीपांशु, वो कहाँ पे रह रहा है, काचार, आसाम में रह रहा है। तो उस मेरे दिमाग में क्या है भाई, ये बंदा यहाँ पर है आसाम में, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन, मैं फट करके अंडरलाइन देखूंगा, अच्छा अंडरलाइन पे करेक्ट चीज़ लिखा हुआ है, अंडरलाइन पे कैसे, पूरा आंसर मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, ठीक है, तो मैं इसको फट करके 2 मार्क दे दूंगा। अब सेम चीज़ जब देखना, इसमें ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो 4 मार्क का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, 5 मार्क का आंसर है, मान लो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि भाई 5 मार्क्स क्वेश्चन है। जब मैं इसको आंसर में लिखूंगा ना, मेरे पास बहुत सारे 1 पेज का 2 पेज भी हो सकता है, तब आंसर शीट में मेरे को एग्जामिनर बोलेगा यार इसको 5 में कितना दूँ। जब तुम ना एटलीस्ट उसमें पॉइंट वाइज ऐसे बना के लिख दोगे, 5 मार्क का है, कम से कम 5 पॉइंट होना चाहिए, 6 या 7 पॉइंट्स तुम लिख दोगे तो बेटर है, ठीक है। मिनिमम जितना मार्क है उतना मिनिमम तो पॉइंट्स होना ही चाहिए, कैसे भी पॉइंट करना, एक पॉइंट का तुम्हें पॉइंट नहीं भी पता, पहला पॉइंट थोड़ा घुमाओ, उल्टा सीधा करो, इतना तो तुम्हें भाई, तुम स्मार्ट हो ही भाई। तो जितना 5 पॉइंट है ना, हर हर पैराग्राफ में 5 पॉइंट है, तो 5 पैराग्राफ बना मिनिमम। हर पैराग्राफ में क्या करना है, 2-3 लाइन के पैराग्राफ बना दो, 5 ऐसे, और पॉइंट डाल दो सामने। हर पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट वर्ड को क्या करो, अंडरलाइन कर दो, ऐसे ऐसे करके। समझ में आ रहा है? 5-6 अंडरलाइन हो जाना चाहिए, तब एग्जामिनर अभी क्या देखेगा, उसका फट करके कहाँ पे आ जाएगा कि भाई उसने क्या किया, अंडरलाइन करके आ गया, अच्छा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख दिया। जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम हो गया, तो उसमें क्या कॉन्फर्म है, बोला कोई भी चैप्टर का है, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सारा चैप्टर का राइटर का नाम सीख लो, इसके बाद उसका मेन कैरेक्टर कौन है सीख लो। जैसे कि पोएम से कोई क्वेश्चन आ गया, तुमने पोएम का नाम पता है, उसका राइटर का नाम पता है, अंडरलाइन कर दिया, तो ये तो कन्फर्म हो गया भाई। आगे का आंसर करेक्ट नहीं होने से भी 2 चीज़ मेरा कन्फर्म है, उसके बेसिस पे मेरे को कुछ पार्शियल मार्क या फुल मार्क मिल सकता है। तो ये सारे चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर सवाल को है ना, हर सवाल को अपने को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, हर सवाल को अटेम्प्ट करना है। अब कैसे अटेम्प्ट करना है देखो, जैसे कि सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, है ना, सेक्शन सी, सेक्शन डी, मान लो 4 सेक्शन है, ठीक है, मान लो 4 सेक्शन है। अब सेक्शन ए में 1 से लेके 20 तक है ना, इसमें 21 से चालू हो रहा है, मान लो 25 तक जा रहा है, या है ना, ऐसा करके सीन हो रहा है, ठीक है, ऐसा मान लो फॉर्मेट। यहाँ पे मान लो 26 से लेके 27 है, यहाँ पे मान लो 30 से लेके 35 है, कुछ भी ऐसा चल रहा है फॉर्मेट मान लो। तुम्हें क्या करना है ना, तुम अगर सेक्शन डी पहले लिख रहे हो, तो पूरा का पूरा सेक्शन डी खत्म करो। ऐसा नहीं करना है सेक्शन डी एक बार चालू किया, ठीक है, सेक्शन डी के एक आंसर लिखा, एक माना 30 का आंसर लिखा, इसके बाद मैंने चालू कर दिया सेक्शन ए, है ना, इसमें लिख दिया 1 का आंसर लिखा, 2 का आंसर लिखा, फिर से मैंने सेक्शन सी डाल दिया, है ना, डी डाल दिया, इसके बाद फिर से सी डाल रहा हूँ, फिर से ए डाल रहा हूँ। मिक्स मत करो भाई, तुम खुद समझो ना। अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे को पलट पलट के देखना पड़ रहा है, अच्छा सेक्शन डी का कितना मार्किंग है, अगर मेरे को पता चल रहा है सेक्शन ए है, इसमें सारा 1 मार्क है, फट फट करके देख लूँगा, सेक्शन बी का 2 मार्क है, तो सीरियली लिखा हुआ है, जितना तुम मेरे को रिलैक्स रखोगे मैं तुम्हें उतना अच्छा मार्क दूंगा, यही लॉजिक है, समझ रहे हो। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए तुम लिख रहे हो, तो पूरा का पूरा सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन उसके अंदर लिखो, बी लिख रहे हो सारा लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्या करना है, मान लो ये तुम्हारा फिर से आंसर शीट बनाता हूँ, मान लो ये आंसर शीट है, और
क्वेश्चन नंबर मान लो 20 ANS लिखने के बाद, सारा आंसर लिखने के बाद मान लो मेरा आंसर यहाँ पे आके ख़त्म होता है। ये मान लो 3 मार्क का कुछ क्वेश्चन चल रहा है, 5 मार्क का, 3 मार्क का कुछ आंसर। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 21 लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से चालू मत करो भाई। अगर 2 लाइन 3 लाइन बाकी है, उसके लिए नया पेज में चालू करो। इसके पीछे लॉजिक क्या है, मान लो तुम अगर 21 यहाँ से लिखते हो 2-3 पेज का, ठीक है, तो पीछे फिर से यहाँ पे लिखोगे तो सामने वाले को दिखेगा कि 3 मार्क का है लेकिन 2-2 लाइन लिख के रखा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले क्या, वो विजुअलाइजेशन है भाई, तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा, ये सब साइकोलॉजिकल है। तो यहाँ पे देखिएगा उसको 2-2 मार्क बोलेगा, भाई इसको तो आधा मार्क काट दो। लेकिन अगर तुम सेम चीज़ को तुम अगर नेक्स्ट पेज में लिखते हो, ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख रहे हो, 2-3 लाइन मत लिखो वहाँ से, नेक्स्ट पेज में चालू करना है, ठीक है। मान लो नेक्स्ट पेज में लिख रहे हो 21, तो यहाँ पे पूरा लेंथ मेरे को बड़ा दिखेगा, नहीं तो उसमें पार्शियल छोटा छोटा लेंथ दिखेगा, तो नीचे से चालू नहीं करना है। एट सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम मान लो तुम्हारा कोई आंसर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ऊपर ख़त्म हो जा रहा है, और तुम्हारे पास बहुत बड़ा स्पेस है, तब ये स्पेस को नहीं छोड़ना है, इस स्पेस को यूटिलाइज करना है यहाँ पे, समझ रहे हो। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है, जैसे कि मान लो तुम्हारा जो आंसर है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 21 आता है, तुमने लिख दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 22 नहीं आता है, या तुम सोच रहे हो बाद में लिखेंगे, या तुम्हें नहीं आता है तो तुम ब्लैंक छोड़ दे रहे हो, अगर कुछ लिखना टाइम मिलेगा तो लिखेंगे ऐसा। तो ऐसा करके ज़्यादा 1 से 2 पेज मत छोड़ दो, तब क्या होता है ना, तो कम से कम यहाँ पे लिख दो पीछे कि भाई नेक्स्ट पेज में कुछ है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 2-3 पेज छोड़ दे। तो कभी कभार क्या होता है, पता चला एग्जामिनर यहीं पे बोलेगा भाई इससे कुछ आंसर है ही नहीं, ख़त्म है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट मत करवाओ। यहाँ तो तुम कुछ आंसर लिखो, और नहीं तो कुछ ना कुछ लिख के यहाँ पे, अगर तुम्हें ज़्यादा नहीं भी आ रहा है तो इसको 22 लिख दो, इसके बाद 23 चालू कर दो। यहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ हर आंसर में लिखना है भाई। तुम्हारा मान लो न्यूमेरिकल टाइप कुछ क्वेश्चन हो गया, तो तुम क्यों नहीं लिख सकते, उसमें कुछ फॉर्मूला लिखो, या क्वेश्चन से कुछ उठाओ, कुछ तो इनपुट उठाओ, कुछ लिख दो। अगर डिराइवेशन आ रहा है तो डिराइवेशन में पूछेगा कि क्या डिराइव करना है, तो उल्टा नीचे से डिराइव करना चालू कर दो ना, अगर नहीं आ रहा है हर क्वेश्चन में। तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम ट्रिक, ठीक है। अब एक लास्ट टिप है ना, इसको देख लो। डायग्राम्स बनाते हो, है ना। डायग्राम बनाने के बाद नीचे क्या करना है, पेंसिल से हर डायग्राम को लेबलिंग करना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के नीचे इसका तुम्हारा फिगर क्या, किस चीज़ का फिगर है वो लिखना ज़रूरी है, और लेबलिंग हमेशा पेंसिल से करना है। डायग्राम बनाना है प्रॉपर, अगर बायोलॉजी एग्जाम है तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम का सीन। इसके बाद, है ना, हर आंसर, इसके बाद का क्या सीन है, हर आंसर, जब भी आंसर एक आंसर खत्म हुआ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 आंसर खत्म हुआ, तो तुम्हें नीचे पेंसिल से क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ताकि दोनों आंसर शीट में सेपरेशन दिखे, है ना। दोनों आंसर में सेपरेशन दिखना चाहिए, इसमें अंडरलाइन करो। तो ये सब में टाइम है, बहुत प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर से दो एग्जाम में। अगर अभी नेक्स्ट एक लास्ट टिप देते हैं, एक और क्लास 10 वालों के लिए तो समझ में आ गया। अभी जैसे कि एक टिप देते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा टिप देते हैं। केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो तुम जितने भी रिएक्शन है, ऑल रिएक्शन, सारा रिएक्शन लर्न कर लो, है ना। सारा रिएक्शन लर्न कर लो। समझ में नहीं आ रहा है, आँख बंद करके सारा रिएक्शन लर्न कर लो। ये हो गया क्लास 10 वालों के लिए। अब 12 वालों के लिए क्या है भाई, इतना सारा है, तो 11-12 वालों के लिए, 12 वालों के लिए, 11 का तो सीन अलग ही है। 12 वालों के लिए, 12 वालों के लिए क्या सीन करना है यार, देखो अभी एग्जाम, ये तो हो गया जुगाड़ प्रेजेंटेशन का। अभी थोड़ा बहुत एग्जाम टिप दे देते हैं, इसमें क्या करना है। हाँ, अभी 12 वालों का लो हो गया, अभी सब्जेक्ट टिप्स लेते हैं, है ना, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे कि एसएसटी का पेपर हो गया क्लास 10, तो एसएसटी के लिए क्या करना है तुम्हें, मान लो टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का तुम्हें, अगर क्योंकि 1 नाइट बिफोर अगर पढ़ रहे हो, हर एक टॉपिक का क्या होना चाहिए तुम्हें,
अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर ये कहानी है, इस टॉपिक के अंदर ये कहानी है। तो जब भी कभी मान लो तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं भी आ रहा है, तो कभी कभार तुम्हें अभी क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन में एक आध वर्ड देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये उस पैराग्राफ का आंसर है। तो जो भी तुम्हें कहानी पता है, पूरा कहानी लिख दो, मैंने जिस फॉर्मेट में बताया। सिमिलरली मान लो बायोलॉजी का टिप्स देखना, बायोलॉजी और भी इंटरेस्टिंग हो गया। बायो का क्या टिप्स है कि बायो का एक नोट बनाओ, बायो का, ठीक है। बायोलॉजी का बता रहा हूँ, क्लास 10 है ना, क्लास 10 वालों को बायो का क्या सीन करना है। बायो का ऐसा सीन है, कीवर्ड्स बनाओ, किताब से ले लो, है ना, बुक से, किताब से बनाओगे, देखना 50 कीवर्ड आ गया। कीवर्ड कौन से? बायोलॉजिकल कीवर्ड, जो बायोलॉजी के टर्म्स है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गए। तो जितने भी कीवर्ड्स है वो सारा मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। सिमिलरली क्लास 12 का सारा कीवर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग बोले तो मतलब अगर मान लो कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो उसका डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, उसका कुछ रिएक्शन रहेगा तो वो रिएक्शन लिखना आना चाहिए, उसका बेसिस पे कुछ फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अभी फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स का क्या होना चाहिए, फिजिक्स अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, फिजिक्स अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स का क्या करना है, ऑल डायग्राम्स, सारा डायग्राम्स, है ना, ये हो गया लास्ट में जुगड़ा। जितने भी डायग्राम्स है, सारा डायग्राम क्या करना है, रट्टा मार देना है एकदम आँख बंद करके। डायग्राम का नीचे क्या करना है, जो लेबलिंग है वो लेबलिंग तुम सीख लो। अब देखना होगा क्या एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, हर क्वेश्चन मैक्सिमम जितने भी ब्रॉड मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका कुछ ना कुछ डायग्राम होता है ना। मैग्नेटिज्म का डायग्राम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डायग्राम हो गया, जितने भी सारा डायग्राम है एनसीईआरटी का सारा डायग्राम एक कॉपी में बना दो और सारा डायग्राम रट्टा मार दो, ठीक है। जितने भी डायग्राम है सारा डायग्राम रट्टा मार दो। अब क्वेश्चन कुछ भी मान लो 21 का कुछ भी क्वेश्चन दिया, तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सा डायग्राम के रिलेटेड है। पहले तुम्हें अगर आंसर आ रहा है तो बढ़िया, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो ये जुगाड़ है ना। तो ये क्या करना है, उसमें पहले डायग्राम बना दो, है ना। तो डायग्राम बनाओगे तो लेबलिंग उबलिंग करोगे, क्योंकि तुम सीख के रखे हो। तो एग्जामिनर क्या देखेगा ना, एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि यार इसको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो ये डायग्राम है, आंसर के साथ इसने डायग्राम भी लिखा है, ये तो बढ़िया बढ़िया कहानी चल रहा है ना। तो क्या करेगा वो, चुपचाप चुपचाप तुम्हें एक पार्शियल मार्क दे देगा और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ, है ना। तो फिजिक्स का तो ये जुगाड़ मैंने लगाया था, मेरा तो सही चला गया था। केमिस्ट्री में जुगाड़ बताता हूँ। केमिस्ट्री में क्लास 10 सारा रिएक्शन रट्टा मार दो, क्योंकि तुम्हारा कम है ना, रिएक्शन ही कम है, सारा रिएक्शन रट्टा मार दो। मेरा वेबसाइट में जाके मैं कि कौन सा रिएक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने नोट्स बना के फ्री में डाउनलोड है, वो डाउनलोड कर लो, शॉर्ट नोट प्रिंट करो। ये देख रहा है बंदा प्रिंट कर रहा है बैठ के रात को, ऐसे प्रिंट मारो और रट्टा मार दो। साइड में जो कहानी लिखा हुआ है वो कहानी रट्टा मार दो, तुम्हें पूरा प्रॉपर मिल जाएगा उसका। हो सके तो क्लास 10 साइंस के एग्ज़ाम के पहले सारा वीडियो देख लेना। एटलीस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बना के रखा है। क्लास 12 के लिए क्या करना है भाई, कितना रिएक्शन रट्टा मारोगे, रट्टा मारना तो सीन है ही नहीं। क्लास 12 में बहुत सारे सिलेबस है, तो उसमें क्या सीन है, क्लास 12 वालों के लिए सारा चैप्टर का हमारी हमारी जो भी है, अगर तुम्हें केमिस्ट्री अभी तक कुछ छुआ भी नहीं है, पता भी नहीं है क्या है, फिजिक्स में कुछ पता भी नहीं है, तो सारा चैप्टर का एटलीस्ट ब्लाइंडली रीडिंग मार दो, है ना। कोई भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर कोई भी नोट्स होगा, कुछ तो होगा ना भाई इतना दिन का, तो नोट्स बोर्ड से सब एक चैप्टर एक बार रीडिंग मार दो। दूसरा चीज़ क्या करना है, क्वेश्चन आए ना आए थोड़ा बहुत तो लाइन लिख ही पाओगे अगर रीडिंग मार रहे हो। रिएक्शन नहीं पता, पूछ रहा है कुछ, रिएक्शन बना दो वहाँ पे भाई। क्या होगा, ज़्यादा से गलत होगा, नहीं लिखने से, ब्लैंक छोड़ने से बेटर है भाई कुछ लिख के आओ। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एसएसटी में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, साइंस में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 12 वालों के लिए भी तुम बोलोगे भाई मैथ्स में क्या अटेम्प्ट करो, सारा अटेम्प्ट करो भाई। मैथ्स में क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन लिखो, स्टेप लिखो 2-3, कुछ इंटीग्रेशन करो, कुछ डिराइवेशन करो, कुछ ना कुछ करो भाई उसमें। इसके बाद जो आंसर अकॉर्डिंग टू पूछा गया, प्रूफ दैट पूछ रहा है, तो नीचे से प्रूफ कर दो, कुछ लिख दो भाई, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ लिखना जरूरी है लास्ट में, टू प्रूफ, है ना। प्रूफ पूछा तो टू, मैथ्स के लिए तो देखो 10 वालों के लिए टू प्रूफ लिखोगे, है ना। इसके बाद प्रूफ लिखोगे, गिवन क्या क्या है वो सब लिखोगे, है ना। लास्ट में लिखोगे हैंस प्रूफ, ये सब पता है ना, ये सब लॉजिक, तो ये सारा चीज़ लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गया भाई मेरे से, देखो क्वेश्चन पेपर मान लो 21 है, 21 में ऐसे और दिया हुआ है, ठीक है, ये एक दिया, तो तुम अगर और वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, 21 आंसर, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, और लिखना है पूरा आंसर यहाँ पे, इसके बाद लिखो। समझ रहे हो। तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट मिनट टिप्स, है ना।
अगर कुछ छूट रहा है तो नीचे कमेंट कर दो कि भाई ये भी छूट गया, है ना। बहुत सारे दिमाग में ऐसे सुबह 4 हो गया भाई, सुबह 4 बज के ऊपर हो रहा है, तो ईडिंग वीडिंग करके मैं डालूंगा उसको, सुबह हो जाएगा 5 बजे तुम्हारा एग्ज़ाम है ना। तो एग्ज़ाम है तो देखो, दिमाग शांत कर, लेकिन एग्ज़ाम में ठंडा दिमाग से लिखना है। पहला 1 आवर में ऐसे स्ट्रेस मत लो, आराम से लिखो, तुम बहुत बढ़िया करने वाले हो भाई, है ना। तुमने मेहनत किया, तुम्हारे पेरेंट्स मेहनत करे, मैं यहाँ पे बैठ के रात 4 बजे बोले कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्रेश, मेरे को देख रहा है क्या 4 बजे, लेकिन ताज़ा उठ के बेटा हंस के वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ दिमाग खराब हो रहा है, नहीं। एग्जाम है, सारे लोग ऐसे करते हैं भाई, तुम अकेला नहीं हो। कितना रात ऐसे एग्जाम के लिए अपन ने दिया है, तुम अकेला नहीं हो, सब लोग तुम्हारे साथ, सब लोग हैं, है ना। तो कल पूरा एकदम तैयारी होके नहा धो के एग्जाम में पूरा फ्रेश कपड़ा वपड़ा पहन के जाओ, और एग्जाम में एकदम तोड़ के आओ भाई, एग्जाम में मचा के आओ। चलो ऑल द बेस्ट, है ना।